हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम जॉर्ज ऑरवेल पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जॉर्ज ऑरवेल का रियल नेम जो था वह था एरिक आर्थर ब्लेयर। और जो जॉर्ज ऑरवेल है ये इनका निक नेम है। क्या है? निक नेम, जिसे हम पेन नेम भी बोल सकते हैं और सॉफ्टिकेट नेम भी बोल सकते हैं। ओके, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 जून 1903 को। और कहाँ पर हुआ था? यह हुआ था मोतीहारी, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिश की हुकूमत थी। और अब वह ईस्ट चंपारण, बिहार, इंडिया। अब वो जगह जो है वो ईस्ट चंपारण में है, बिहार में। ओके, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 21 जनवरी 1950 को, जब वह 46 साल के थे, लंदन, इंग्लैंड। और किस कारण इनकी जो मृत्यु हुई उसकी वजह क्या रही? उनको एक डिसीज थी, ट्यूबरकुलोसिस, इसी के कारण उनकी मृत्यु हुई। और कहाँ पर वह मृत्यु को प्राप्त हुए? यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल, लंदन, इंग्लैंड। रेस्टिंग प्लेस कहाँ है उनका? शटन कॉर्टेनी, ऑक्सफोर्डशायर, इंग्लैंड में। फैमिली, अब इनकी फैमिली के बारे में जानकारी करते हैं। फादर, इनके पिताजी का नाम था रिचर्ड वॉलमेस्ली ब्लेयर। क्या? रिचर्ड वॉलमेस्ली ब्लेयर, हु सर्व्ड इन द इंडियन सिविल सर्विस इन ओपियम डिपार्टमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, जिन्होंने ब्रिटिश भारत में अफीम विभाग में भारतीय सिविल सेवा में काम किया। ओके, इनकी माँ का नाम था ईडा ब्लेयर। क्या? ईडा ब्लेयर, who took him to England when he was 1 year old, जो उन्हें 1 वर्ष की आयु में इंग्लैंड ले गई थी। इनकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा देखें। स्टडीड एट ईटन कॉलेज, इंग्लैंड, डिडंट अटेंड यूनिवर्सिटी। इन्होंने ईटन कॉलेज इंग्लैंड में स्टडी की और इन्होंने यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं की थी। इसका मतलब ये है इनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थी। इनके अर्ली करियर के बारे में जानकारी करते हैं। सर्व्ड एज इंपीरियल पुलिसमैन इन बर्मा, इन प्रेजेंट नेम म्यांमार। अब इसे म्यांमार के नाम से जानते हैं। बर्मा में शाही पुलिसकर्मी के रूप में इन्होंने सेवा की और उनके पास एक्सपीरियंस भी था। एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज राइटिंग। औपनिवेशिक शासन के अनुभव ने उनके लेखन को गहराई से प्रभावित किया। ऑक्यूपेशन, इनका पेशा क्या रहा? नॉवलिस्ट, एसेस्ट, जर्नलिस्ट, क्रिटिक ऑफ 20th सेंचुरी। He is best known for his political novels. वह एक उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार और 20वीं सदी के आलोचक थे। उपन्यासों के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते थे। He is best known for his पॉलिटिकल नॉवेल्स। वह अपने पॉलिटिकल नॉवेल्स, जो राजनीतिक उपन्यास थे, उनके लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। उनके 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हैं। हम आगे भी 1-2 बार और इनके बारे में जिक्र करेंगे, ओके, जिससे आपको ये लर्न हो जाए। देखते हैं। एनिमल फार्म, जो 1945 में आया। यह किस टाइप का था? यह था एलिगोरिकल नोवेला। यह एक एलिगोरिकल नोवेला था। नोवेला क्या होता है? जो नोवेल से छोटा होता है।
बेस्ड ऑन रशियन रिवॉल्यूशन एंड स्टालिनिज्म थीम करप्शन ऑफ सोशलिस्ट आइडियल्स। तो जो ये रूपक उपन्यास था, जो छोटा उपन्यास था, आधारित रूसी क्रांति और स्टालिनवाद पर, और इसकी थीम विषय क्या थी? वह थी समाजवादी आदर्शों का भ्रष्टाचार। समाजवादी आदर्शों का भ्रष्टाचार इनकी वर्क की थीम थी। इस वर्क की एनिमल फार्म, और भी उनके वर्क थे जिसमें ये थीम नज़र आती है। और ये इनका जो वर्क है 1984, यह एक वर्क का नाम है 1984, जो 1949 में आया था। इसका टाइप या जो जॉनर है वो क्या है? डायस्टोपियन नोवेल। यह एक डायस्टोपियन नोवेल है और इसकी जो थीम है सर्विलेंस स्टेट और टोटलिटेरियन कंट्रोल, लॉस ऑफ इंडिविजुअल की। यह एक डायस्टोपियन नोवेल है और इसका जो विषय है निगरानी राज्य, अधिनायकवादी नियंत्रण, व्यक्तित्व का हनन, इसमें दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा नोवेल है ये। आगे पढ़ते हैं। अल्मा मैटर मातृ संस्था, द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी दैट वंस अटेंडेड। अल्मा मैटर का मतलब क्या है? स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसे इन्होंने एक बार अटेंड किया है, वो क्या है? ईटन कॉलेज। इन्होंने ईटन कॉलेज से ही अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है या एजुकेशन ली है। यूनिवर्सिटी में तो इन्होंने एडमिशन लिया ही नहीं था। ओके, आगे देखते हैं। इनके जो वर्क का सब्जेक्ट रहा वो क्या रहा था? एंटी फासिज्म, एंटी स्टालिनिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लिटरेरी क्रिटिक्स, न्यूज़ पोलमिक। ओके, ईयर्स एक्टिव 1928 से लेके 1950 तक यह एक्टिव रहे। स्पाउस, इनकी स्पाउस वाइफ्स के बारे में जानकारी करते हैं। जो इनकी पहली वाइफ थी वह थी एलिन ओ शॉगनेशी। इनसे इनकी मैरिज हुई थी 1935 में और एलिन की मृत्यु हो गई थी 1945 में। उसके बाद इन्होंने जो शादी की थी वो की थी सोनिया ब्राउनवेल से। सोनिया ब्राउनवेल कब की थी? 1949 से। 1949 में की थी। और जॉर्ज ऑरवेल की जो डेथ हो गई थी वो हुई थी 1950 में। एजुकेशन के बारे में देखते हैं। अटेंडेड सेंट साइप्रियंस एंड ईटन कॉलेज इन इंग्लैंड। हिज फैमिली रिटर्न टू इंग्लैंड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। उन्होंने इंग्लैंड के सेंट साइप्रियन और ईटन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। उनके बचपन के दौरान उनका परिवार इंग्लैंड लौट आया था। कॉइन्ड वर्ड, उन्होंने जो वर्ड्स कॉइन किए थे उसके बारे में जानकारी करते हैं। बिग ब्रदर, डबल थिंक, न्यूज स्पीक, थॉट क्राइम, रूम 101। ओके, इसे याद रखना है। आगे इनके बारे में देखेंगे इसका मतलब क्या है। ओके, इनके जो मेजर थीम्स रही इनके वर्क की वो ये थी। टोटलिटेरियनिज्म, इसका मतलब क्या है? डेंजर ऑफ डिक्टेटरशिप एंड एब्सोल्यूट पावर, तानाशाही और निरंकुश सत्ता का खतरा। ट्रुथ, पावर कैन डिस्टॉर्ट और इरेज फैक्ट्स। जो पावर होती है वो है सच को तोड़ मरोड़ के पेश करती है। ओके, सर्विलेंस, निगरानी, क्लोज ऑब्जर्वेशन स्पेशली ऑफ ए सस्पेक्टेड स्पाई और क्रिमिनल। किसी संदिग्ध जासूस या अपराधी की बारीकी से निगरानी करना। लैंग्वेज क्या रही? कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज लिमिट्स थॉट, भाषा पर नियंत्रण, चिंतन को सीमित करना। ओके, आगे देखते हैं।
प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा क्या होता है? झूठा प्रचार करना। इंफॉर्मेशन स्पेशली ऑफ मिसलीडिंग नेचर यूज टू प्रमोट और पब्लिसाइज पर्टिकुलर पॉलिटिकल कॉज और पॉइंट ऑफ व्यू और लाइन्स इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। किसी विशेष राजनीतिक उद्देश्य, दृष्टिकोण को बढ़ावा देने या प्रचारित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जानकारी, विशेषकर भ्रामक प्रकृति की जानकारी या झूठ जनमत को प्रभावित करता है। कोई भी ऐसी जानकारी जिसे सही तरीके से ना पेश किया जाए, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, उसे बोलते हैं प्रोपेगेंडा। मैनिपुलेशन के बारे में देखते हैं। मैनिपुलेशन क्या होता है, और जो इनके वर्क की जो थीम रही है उसमें मैनिपुलेशन भी दिखाया गया है। गवर्नमेंट ट्विस्ट रियलिटी टू गेन कंट्रोल। सरकार नियंत्रण हासिल करने के लिए वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। सोशल इंजस्टिस, क्रिटिक ऑफ क्लास सिस्टम, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन। सामाजिक अन्याय, वर्ग व्यवस्था, गरीबी और शोषण की आलोचना। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, पर्सनल फ्रीडम, क्लैशेस विद ऑपरेसिव सिस्टम्स। व्यक्ति बनाम समाज, व्यक्ति स्वतंत्रता का दमनकारी व्यवस्थाओं से टकराव भी दिखाया गया है। ओके। राइटिंग स्टाइल, जॉर्ज ऑरवेल की राइटिंग स्टाइल क्या है उसके बारे में देखते हैं। क्लैरिटी, उनकी राइटिंग में क्लैरिटी को दिखाया गया है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट। ऑरवेल्स राइटिंग इज सिंपल एंड क्लियर, ऑरवेल की जो लेखन शैली है वह सरल और स्पष्ट है। सिंप्लिसिटी, ही अवॉइड्स फैंसी वर्ड्स और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, उन्होंने जटिल शब्दों और मुश्किल वाक्यों का प्रयोग करने से परहेज किया है। डायरेक्टनेस, प्रत्यक्षता, हिज गोल इज टू बी डायरेक्ट सो रीडर्स अंडरस्टैंड बिग आइडियाज इजीली, उनका लक्ष्य प्रत्यक्ष होना है ताकि पाठक बड़े विचारों को आसानी से समझ सकें। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग, उनकी जो राइटिंग है वो एकदम सत्य और स्पष्ट है। ऑरवेलियन आइडियाज एंड टर्म्स, उनके आइडिया और टर्म्स के बारे में जानकारी करते हैं। बिग ब्रदर, सिंबल ऑफ कांस्टेंट सर्विलेंस एंड कंट्रोल, निरंतर निगरानी और नियंत्रण का प्रतीक। थॉट पुलिस, इसका मतलब क्या रहा? इन्फोर्सर्स ऑफ एविडेंस एंड सप्रेसर्स ऑफ थॉट, आज्ञा पालन लागू करने वाले और विचारों को दबाने वाले। न्यूज स्पीक, ए लिमिटेड लैंग्वेज डिजाइन टू रिस्ट्रिक्ट थॉट, एक सीमित भाषा जिसे विचारों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया। डबल थिंक, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट टू कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ्स, दो परस्पर विरोधी मान्यताओं को स्वीकार करने की क्षमता। थॉट क्राइम, होल्डिंग थॉट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के विरुद्ध विचार रखना। रूम 101, सिंबल ऑफ अल्टीमेट फियर एंड टॉर्चर, यह 1984 जो उनका नोवेला है उसमें है रूम 101। ये किसका सिंबल रहा है? सिंबल ऑफ अल्टीमेट फियर एंड टॉर्चर, परम भय और यातना का प्रतीक उसमें दिखाया गया है। ओके, आगे देखते हैं।
उनके अर्ली वर्क के बारे में जानकारी करते हैं। ये उनकी कुछ मेजर वर्क्स आएंगे, उसमें अर्ली वर्क कौन सा है, वह है डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन। यह कब आया था? 1933 में। तो ये कैसा वर्क रहा? यह एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है उनका। ओके, जॉनर नॉन फिक्शन, गैर काल्पनिक संस्मरण, सॉरी। आइए अब हम उनके मेजर वर्क्स के बारे में जानकारी करते हैं। उनका जो अर्ली वर्क है वह है डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन। यह 1933 में आया। इसका जो जॉनर रहा वह है नॉन फिक्शन है। क्या है? नॉन फिक्शन। और यह एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इसकी थीम पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी है। ओके, आगे देखते हैं। फर्स्ट नोवेल जो उनका है वह है बर्मी डेज, जो 1934 में आया था। और इसकी जो थीम है वह है क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की आलोचना। आगे देखते हैं। एसेस ऑन इम्पीरियलिज्म, ए हैंगिंग, शूटिंग एन एलिफेंट, बोथ एक्सपोज ब्रूटिलिटी एंड मोरल कन्फ्लिक्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म। यह जो दोनों वर्क हैं वह साम्राज्यवाद की क्रूरता और नैतिक संघर्ष को उजागर करते हैं। अदर की वर्क्स के बारे में जानकारी करते हैं। अदर की वर्क्स हैं कमिंग अप फॉर एयर, जो 1939 में आया, द लॉयन एंड द यूनिकॉर्न 1941 में आया, और कलेक्शंस ऑफ एसेस एंड क्रिटिसिज्म। यह तानाशाही के प्रबल विरोधी थे और लोकतांत्रिक साम्राज्यवाद के समर्थक थे। की स्टेटमेंट, every line he had written since 1936 had been directly or indirectly against totalitarianism and for democratic socialism। 1936 से लेकर अब तक उन्होंने जो भी पंक्ति लिखी थी वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अधिनायकवाद के विरुद्ध और लोकतांत्रिकवाद समाजवाद के पक्ष में थी। उनकी मेजर वर्क्स के बारे में देखते हैं। एनिमल फार्म, यह एक नोवेला है। क्या है? नोवेला, जो 1945 में आया था। टाइप एलिगोरिकल नोवेला बेस्ड रशियन रिवॉल्यूशन एंड स्टालिनिज्म। थीम इसकी जो थी वो थी करप्शन ऑफ सोशलिस्ट आइडियल्स। 1984, जो 1949 में आया, ये उनके नोवेल का नाम है 1984। और कब आया था? 1949 में। इसका जो टाइप है वो है डायस्टोपियन नोवेल। ओके, और इसकी जो थीम्स हैं वह है सर्विलेंस स्टेट, टोटलिटेरियन कंट्रोल, लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी, द रोड टू वीगन पीयर। 1937 में आया था। टाइप डॉक्यूमेंट्री ऑन द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास की कंडीशन पर यह एक डॉक्यूमेंट्री है। आगे देखते हैं। अवार्ड एंड ऑनर्स, उनके अवार्ड और ऑनर्स के बारे में देखते हैं। कौन कौन से उनको ऑनर्स प्राप्त हुए, अवार्ड्स प्राप्त हुए, देखते हैं। प्रोमीथियस अवार्ड, एक उनको अवार्ड मिला प्रोमीथियस। किस वर्क के लिए? 1984। वो कब कब मिला? 1984 में मिला, 1998 और 2011 में। लोकस अवार्ड, repeatedly cited as one of the all-time best novels and writers। लोकस पुरस्कार, जिसे बार बार सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों और लेखकों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया। लाइफ टाइम के लिए यह अवार्ड इनको दिया गया, लोकस अवार्ड। द ऑरवेल प्राइज, prestigious award in political writing named in his honor, awarded since 1994 for excellence in literature, journalism and political fiction।
राजनीतिक लेखन के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार जिनका नाम उनके सम्मान में रखा गया है। और 1994 में साहित्यिक, पत्रकारिता और राजनीतिक कथा साहित्य में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। ओके, ये जो अवार्ड है वो है जॉर्ज ऑरवेल के नाम से स्टार्ट किया गया है और किस किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर, जर्नलिज्म एंड पॉलिटिकल फिक्शन के लिए दिया जाता है। मेजर वर्क्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उनके जो वर्क्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अब हम देखेंगे। नॉन फिक्शन वर्क, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन 1933 में आया था ये। ए हैंगिंग 1936, शूटिंग एन एलिफेंट 1936, द रोड टू वीगन पियर 1937, होमेज टू कैटेलोनिया 1938, चार्ल्स डिकेंस 1939 में, इनसाइड द व्हेल 1940, द लॉयन एंड द यूनिकॉर्न, सोशलिज्म एंड द इंग्लिश जीनियस 1941 में आया ये वर्क। वाई आई राइट 1946, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज 1946, सच वर द जॉयस, ये 1946 में पब्लिश्ड हुआ। उनके नॉवेल्स के बारे में जानकारी करते हैं। बर्मीज डेज 1934, ए क्लर्जीमैन्स डॉटर 1935, कीप द एसपी डिस्ट्रा फ्लाइंग 1936 में आया था ये वर्क। आगे देखते हैं। और उनका जो वर्क है कमिंग अप फॉर ईयर 1939 में आया, एनिमल फार्म 1945 में, और ये 1949 में आया था। ओके, एनिमल फार्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसकी जो ये नोवेला है और इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, एनिमल फार्म में आपको दो डेट दिखाई दे रही होंगी, एक 1945, एक 1946। देखते हैं ये क्यों है। क्योंकि यह इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था, वह हुआ था 1945 में, और यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1946 में पब्लिश हुआ था। और ये जो एनिमल फार्म है इसका ओरिजिनल टाइटल है या फुल टाइटल है एनिमल फार्म ए फेयरी स्टोरी। इसका जो जॉनर है वो क्या है, यह एक एलिगोरिकल नोवेला है, पॉलिटिकल सैटायर है और डायस्टोपियन फिक्शन है। इसके बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। रिटन 1943, फरवरी 1944, यह नवंबर 1943 से लिखा गया और ये कंप्लीट फरवरी 1945 में कंप्लीट हो गया था। कॉन्टेक्स्ट, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड व्हेन ब्रिटेन सपोर्टेड सोवियत यूनियन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन ने सोवियत संघ का समर्थन किया। अवार्ड के बारे में देखते हैं, इसको कौन कौन सा अवार्ड मिला है। ह्यूगो अवार्ड 1996 में मिला। इसका जो सेंट्रल आइडिया क्या है, क्रिटिक ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन 1917 एंड स्टालिनिज्म, रूसी क्रांति 1917 और स्टालिनवाद की आलोचना। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एलिगोरी, ये एलिगोरी क्या होती है, स्टोरी रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल रियलिटी, कहानी राजनीतिक और वास्तविकता को दर्शाती है। उटोपिया, आइडियल सोसाइटी को दिखाता है, जो उटोपियल नोवेल होता है वो एक आइडियल सोसाइटी को दिखाता है। और डायस्टोपिया, यह ऑप्रेसिव अनइक्वल सोसाइटी, दमनकारी असमानता समाज को दिखाता है। ऑरवेल शोज हाउ अ उटोपियन ड्रीम बिकम्स डायस्टोपियन, ऑरवेल
यह दिखाते हैं कि कैसे एक आदर्शवादी सपना एक भयावह वास्तविकता में बदल जाता है। अब हम उनके फेमस जो कोट हैं वो देखेंगे। फर्स्ट कोट, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। यह किससे लिया गया है कोट? एनिमल फार्म। यह एक नोवेला है। क्या फ्रेंड्स? एक नोवेला 1945 में आया था और 1946 में यूएसए में पब्लिश्ड हुआ। क्या दिखाता है? लीडर्स मिसयूज पावर एंड क्रिएट इनइक्वलिटी। नेता सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और असमानता पैदा करते हैं। नेक्स्ट कोटेशन, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। यह किस वर्क से कोटेशन लिया गया है? वो लिया गया है 1984। इनका जो नोवेल है 1984 उससे लिया गया है। इसमें क्या दिखाता है? कांस्टेंट गवर्नमेंट सर्विलेंस, लगातार सरकारी निगरानी। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। जो प्रोपेगेंडा होता है वह लोगों को झूठ पर विश्वास दिला सकता है। प्रोपेगेंडा फैलाकर, झूठी जानकारी फैलाकर झूठ पर भी लोगों से विश्वास कराया जा सकता है। इस नोवेल में यह दिखाया गया है। ओके, फ्रीडम इज द फ्रीडम टू से दैट 2 + 2 मेक 4। स्वतंत्रता का अर्थ है यह कहने की स्वतंत्रता कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। फ्रीडम मीन्स बीइंग एबल टू स्पीक द ट्रूथ। स्वतंत्रता का अर्थ है सच बोलने की क्षमता। ओके, आगे देखते हैं। हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर। हु कंट्रोल्स द पास्ट कंट्रोल्स द फ्यूचर। हु कंट्रोल्स द प्रेजेंट कंट्रोल्स द पास्ट। 1984 से लिया गया है। जो अतीत को नियंत्रित करता है वह भविष्य को नियंत्रित करता है। जो वर्तमान को नियंत्रित करता है वह अतीत को नियंत्रित करता है। ये कोटेशन किस वर्क से लिया गया है? 1984 वर्क से लिया गया है। ओके, इन अ टाइम ऑफ डिसीट टेलिंग द ट्रूथ इज अ रिवोल्यूशनरी एक्ट। धोखे के दौर में सच बोलना एक क्रांतिकारी कार्य है। ये किससे लिया गया है? एसेस ट्रूथ एंड पॉलिटिक्स से लिया गया है। 4 legs गुड 2 legs बैड। यह एनिमल फार्म से लिया गया है। 4 पैर अच्छे होते हैं, 2 पैर बुरे होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है, मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट कंज्यूम्स विदाउट प्रोड्यूसिंग। यह एनिमल फार्म से लिया गया है। ओल्ड मेजर, मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो उपभोग तो करता है लेकिन उत्पादन नहीं करता। यह किससे लिया गया है? एनिमल फार्म से। ओल्ड मेजर ने कहा है। आई विल वर्क हार्डर, मैं बहुत काम करूँगा। बॉक्सर द हॉर्स पर्सनल मोटो। एनिमल फार्म। ये कोटेशन आई विल वर्क हार्डर, मैं बहुत कठिन परिश्रम करूँगा, यह एनिमल फार्म से लिया गया है। और यह जो हॉर्स होता है इसमें उसका नाम बॉक्सर होता है, यह कहता है। ये इसका एक निजी आदर्श वाक्य होता है, पर्सनल मोटो होता है। ओके, कोटेशन 10, कॉमरेड्स डू यू नो हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्नोबॉल। साथियों, क्या आप जानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये स्नोबॉल पूछता है। फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।